जो आपके पास बेटे फर्स्ट वाली वीडियो थी, मैंने उसके अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि एसएचएम क्या है, ठीक है। और फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम करके दिखाया था कि वो किस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम करते हैं। दो का हम क्या करते थे, याद करो कि हम उनको ना वेक्टर मान लेते थे, उनके एम्पलीट्यूड को, ठीक है, और फिर उसको वेक्टर तरीके से ऐड करने की कोशिश करते थे, ठीक है। और ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आई थी, मैंने आपको उसके अंदर ये समझाने की कोशिश की थी कि आप किस तरह से बेटे एसएचएम इक्वेशन से वेव का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना बेटे, याद कर, फिर हमने क्या करा बेटे, वेव का इक्वेशन ड्रॉ करा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बेटे कि मैं दो वेव को कंबाइन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ भाई साहब, दो वेव को कंबाइन करना चाहता हूँ। इमेजिन कर कि भाई साहब ये एक सोर्स है, इस सोर्स का नाम हमने क्या दिया, S1, और ये जो दूसरा सोर्स है बेटे इसका नाम हमने क्या दिया, S2 दिया, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइट सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है बेटे ये लाइट वेव एमिट करेंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये साउंड सोर्स है तो ये ऑब्वियस सी बात है बेटे ये साउंड वेव एमिट करेंगे, ठीक है। इमेजिन कर हमारा जो चैप्टर है वो लाइट से रिलेट करता है, तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ भाई, लाइट सोर्स मान रहा हूँ। तो इस लाइट सोर्स ये जो वेव एमिट करेगा उसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स कोमा में टी, वो दिया जाएगा किसके बराबर बेटे, a1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में φ1 की हेल्प से, ठीक है बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके। अब ये भी लाइट सोर्स है बेटे, तो ये भी क्या है, वेव का सोर्स है। तो ये जो वेव एमिट कर रहा है उसका जो इक्वेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा बेटे y एक्स कोमा में टी a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स प्लस में φ2। आप ऐसा मान करके चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, इस S1 और इस S2 सोर्स से ना एक पॉइंट ले लिया बेटे यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है बेटे, ये जो पॉइंट है बेटे, इस पॉइंट का नाम आप क्या मान लो, P मान लो। अब ये जो S1 सोर्स है ना, ये यहाँ पर क्या पैदा कर रहा है बेटे, वेव पैदा कर रहा है, इस तरह से वेव जा रही है। सिमिलरली ये जो S2 सोर्स भी है ना, वो भी क्या कर रहा है बेटे, इस तरह से वेव एमिट कर रहा है। वो भी कहाँ जा रही है बेटे, इस वाले पॉइंट पे जा रही है। तो देख S1 भी इस वाले पॉइंट पे वेव एमिट कर रहा है, S2 भी इस वाले पॉइंट पे वेव एमिट कर रहा है। तो हमें क्या करना है बेटे, इस वाले पॉइंट के ऊपर नेट इफेक्ट देखना इन दोनों सोर्सेज के द्वारा जो वेव दी जा रही है, ठीक है। इमेजिन कर कि इसका जो दूरी है बेटे वो कितना है, x1 दूरी मान ले, इसका कितना दूरी मान ले, x1 दूरी मान ले। सिमिलरली इसका जो दूरी मान ले वो कितना मान ले बेटे, x2 दूरी मान ले इस पॉइंट का। कहाँ से बेटे, इस S2 सोर्स से, ओके। मैंने आपको ये समझाया था क्या कि अगर आप बेटे सोर्स से ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर देते हो, तो उस पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जो पार्टिकल होता है ना, वो क्या करना चालू कर देता है बेटे, एसएचएम करना चालू कर देता है। और उसका जो इक्वेशन आता है वो याद कर बेटे कितना आता है, y इंटू, मतलब उस पार्टिकल का इस सोर्स के द्वारा जो इक्वेशन आएगा कितना आया बेटे, y आएगा y1। यहाँ मैं डाल दूंगा बेटे इसकी इक्वेशन में x1 कोमा में t प्लस इक्वल टू कितना है बेटे, y आएगा a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू x1 प्लस में φ1। मैंने जस्ट क्या करना है बेटे कि इसकी x के अंदर ना, सोर्स की इक्वेशन के अंदर x1 पुट कर देना। अब वो जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा बेटे, एसएचएम करना चालू कर देगा, ठीक है, एसएचएम करना चालू कर देगा। उस एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगा वो इसकी हेल्प से दिया जाएगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली ये जो S2 सोर्स है बेटे वो भी वेव एमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी वेव एमिट कर रहा है। तो ये जो वेव एमिट करेगा इसकी वजह से भी ये वाला पार्टिकल क्या करना चालू कर देगा बेटे, एसएचएम करना चालू कर देगा। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगा वो दिया जाएगा x2 कोमा में t इक्वल टू, यहाँ पे a1 आएगा, सॉरी a1, यहाँ पे कितना है बेटे a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू में x2 प्लस में φ2। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि पार्टिकल है, ये पार्टिकल है बेटे दो सोर्स के कारण से क्या कर रहा है भाई, एसएचएम कर रहा है। और एसएचएम को हमने ऐड करना ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। याद कर बेटे कि जो y नेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला भाई, मतलब इस P का जो y नेट मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला भाई, वो बनने वाला इन दोनों का वेक्टर सम। ये चीज़ हम बेटे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, आप क्या करो, ये दोनों की दोनों किसकी इक्वेशन है बेटे, एसएचएम का इक्वेशन है। तो एसएचएम का इक्वेशन आप आसानी से ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है क्या, आप क्या करो बेटे, इसको एक वेक्टर मान लो, इसको एक वेक्टर मान लो, ठीक है। उन दोनों के बीच में आप क्या करो बेटे, जो एंगल होता है वो
इस फेज़ का और इस फेज़ का क्या होता है बेटे, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, मैंने क्या माना है, मैंने ना इसको एक वेक्टर मान लिया। सपोज करिए तेरे पास क्या है, A1 वेक्टर है बेटे। कौन सा वेक्टर है ये, A1 वेक्टर है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, A1 है। ठीक, सिमिलरली ये कौन सा वेक्टर है भाई साहब, ये तेरे पास A2 वेक्टर है। ये A1 वेक्टर है बेटे, जिसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, A1 था। ये तेरे पास A2 वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना भाई, A2 है। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा ना, जो नेट रिजल्टेंट होने वाला बेटे, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो आप क्या करो, इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लो और इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटे, वो होगा ऑब्वियस सी बात है फाई। कितना होगा, फाई। और ये जो फाई होगा आपने कैसे कैलकुलेट किया था, फाई बराबर दिस एंगल माइनस दिस एंगल, मतलब दिस फेज माइनस दिस फेज, और इसको अपन क्या बोलते थे बेटे, फेज डिफरेंस। क्या बोलते थे इसको, फेज डिफरेंस। तो आप क्या करो बेटे, ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस में फाई वन माइनस ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई 2। क्लियर है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये ओमेगा टी को अपने आप कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और भाई साहब तेरे पास क्या टर्म बचेगी, तेरे पास बचेगी k इंटू में x2 माइनस x1 प्लस फाई 1 माइनस के फाई 2 बेटे। ठीक है, तो तेरे पास क्या आ गया बेटे, ये फेज डिफरेंस आ गया। तो ये जो एंगल फेज डिफरेंस आ रहा है वो A1 और A2 वेक्टर के, सॉरी A1 वेक्टर और A2 वेक्टर के बीच में है। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आने वाला है, वो जो दोनों का नेट रिजल्टेंट आने वाला बेटे, वो नेट रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये हमने डायगोनल बना दिया इसका। ठीक है, और ये जो वाई नेट आएगा उसका कुछ ना कुछ जो फॉर्म होने वाला है वो होने वाला है भाई R इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल है, ये हमारे पास क्या बेटे, ये R है, R वेक्टर है। बेसिकली R वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, कैपिटल R ही है, जो कि मेरे पास ये रहा। ये चीज़ हम बेटे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई नो दैट। ठीक है, चल लीजिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब 99% केसेस में पता क्या होता है बेटे, 99% केसेस में 99% केसेस में क्या होता है कि जो फाई 1 होता है ना, ये इक्वल टू फाई 2 होता है। मतलब ये जो फाई 1 और फाई 2 है ना, ये डिपेंड करते हैं इस S1 और इस S2 सोर्स के ऊपर। इमेजिन करिए इनका जो ये जो कहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटे, इनकी जो SHM मतलब ये जो सोर्स वेव एमिट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं बेटे, वो बिल्कुल उनकी मेन पोजीशन से ही कर रहे हैं। तो ये फाई 1 और फाई 2 अपने आप ही क्या हो जाएंगे बेटे, वो जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो 99% केस में क्या होता है, ये चीज़ होती है। तो आपके पास जो फेज डिफरेंस आएगा उस SHM का और इस SHM का, वो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा फाई बराबर के इंटू में x2 माइनस के x1। अब के ये फेज डिफरेंस है बेटे, के आपको मालूम है 2 पाई बाय में लैम्डा होता है, और ये होता है बेटे x2 माइनस के x1। ध्यान से सुन, x2 क्या बेटे, x2 वो दूरी है जो S2 सोर्स ने चली है, S2 सोर्स की वेव ने चली है। x1 वो दूरी है जो S1 सोर्स की वेव ने चली है। तो अगर इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस कर देता हूँ, x2 माइनस x2 कर देता हूँ, तो बेसिकली वो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा बेटे। कितना पाथ चला S2 में, x2 चला है। S1 वाले सोर्स में कितना पाथ चला बेटे, x1 चला। दोनों का डिफरेंस करो तो वो क्या बन जाए बेटे, पाथ डिफरेंस बन जाएगा। बेसिकली ये जो टर्म आती है ये क्या आती है बेटे, पाथ डिफरेंस आती है, और ये क्या होता है बेटे, फेज डिफरेंस होता है। इस पाथ डिफरेंस को 2 पाई बाय लैम्डा, इसको मैं लिखता हूँ बेटे डेल्टा एक्स से। किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से। तो जो फाई होता है, जो तेरा फाई होता है बेटे, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कितना भाई साहब, मैं इसको लिख सकता हूँ फेज जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस के बराबर। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आप लोगों के लिए। इस इक्वेशन का मैं बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब कि, ऑब्वियस बात है बेटे भाई साहब, ये जो R आएगा, ये जो R आएगा वो R कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है जो R आएगा ना बेटे, मैं इसको कहाँ पे लिखूँ, होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका R लिखना पड़ जाए तो डेफिनेटली ये जो R आएगा मतलब नेट एम्पलीट्यूड आएगा। अगर मैं इसको A1 और A2 मान रहा हूँ ना, तो इसको आप A मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसको R ही मान लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो जो R आएगा बेसिकली किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटे अंडर रूट ऑफ, इसको मैं A मान लेता हूँ बेटे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे A1 और A2 लिया है, तो ये A आ गया, और यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड नेट आया जो वो कितना है बेटे, A आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बने बेटे, वो A बनेगा। जस्ट इमेजिन है, A मान ले बेटे हमने, ताकि अब
कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए हमारी, क्योंकि मैं वहाँ A1 A2 ले रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पे R लूँगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, कि जो A आएगा वो कैसे आए बेटे, आप क्या करो, आपने इनको वेक्टर मान लिया, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा A, और वो A दिया जाएगा किससे बेटे, √A1² प्लस A2² प्लस 2 इंटू A1 A2 इंटू में cos ऑफ फाई, A2 इंटू में cos ऑफ फाई बेटे। ये क्या आ गया, उसके एम्पलीट्यूड आ चुका है किसका, इस वाले पार्टिकल का, मतलब इस वाले पार्टिकल का क्या आ चुका बेटे, एम्पलीट्यूड आ चुका है। वो किससे दिया जाएगा, इस वाली इक्वेशन से दिया जाएगा। और ये जो फाई है, फाई किसके बराबर है बेटे, फाई बराबर है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कि x2 माइनस के x1, जिसको मैंने ये वाली इक्वेशन लिखा है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, जो ये A है बेटे वो क्या है, इस वाले पार्टिकल का क्या है, नेट एम्पलीट्यूड है। नेट क्या है बेटे, एम्पलीट्यूड है, और उसकी जो इक्वेशन होगी इस वाले पार्टिकल की, y नेट A इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग, इस तरह से क्या आने वाली है। और ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटे, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी टर्म करनी होगी बेटे, जिसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी बोलते हैं बेटे। ठीक है, अब वो इंटेंसिटी हमें अच्छे से करना होगा कि इंटेंसिटी होता क्या है। ओके, तो चलिए जी बात करते हैं बेटे इंटेंसिटी का। एक्चुअल में देख, मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है इंटेंसिटी का जो मतलब है वो क्या है। बेसिकली अगर मैं लाइट सोर्स ले रहा हूँ तो उस लाइट सोर्स की कितनी चमक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका अपन क्या बोल देते हैं बेटे, इंटेंसिटी बोल देते हैं। इमेजिन कर कि कोई बल्ब ग्लो कर रहा है ऐसे, क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है ऐसे, ये क्या है, बल्ब है। सपोज कर ये ऑब्वियस बात है लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स मतलब एक वेव एमिट कर रहा है। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस लाइट सोर्स से इस R1 दूरी पर, इस R दूरी पर कितना उसका इंटेंसिटी है, तो मैं क्या करता हूँ बेटे, इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं ना इस R दूरी पे एक स्फीयर ट्रेस कर लेता हूँ। क्या ट्रेस करता हूँ भाई, एक स्फीयर ट्रेस कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे हमने क्या कर लिया बेटे, एक स्फीयर ट्रेस कर लिया। ठीक है, कितने रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का। ठीक है, ये क्या बेटे, ये स्फीयर है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक, अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर मुझे इस सोर्स की इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो मेरा काम है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा बेटे, इस वाले पॉइंट पे एक स्फीयर ट्रेस कर लूँगा। तो मैं इंटेंसिटी को डिफाइन करता हूँ, और ये चीज़ हमने 11th में भी डिस्कस की थी। इंटेंसिटी को मैं लिखता हूँ I से। ये क्या होता है बेटे, ये होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस एरिया के ऊपर 1 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी फॉल कर रहा है, उसे ये अपन क्या बोल देते हैं बेटे, इंटेंसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, इमेजिन करके तुम्हें ये, अब ध्यान से सुन बेटे कि जो इंटेंसिटी होगी ना वो हर पॉइंट पे बराबर होगी, इक्वल इंटेंसिटी होने वाली है। इंटेंसिटी का मतलब ना, अगर तू लाइट सोर्स ले रहा है बेटे, तो वो चमकने से है कि वो कितना ज़्यादा चमक रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तूने देखा भी होगा बेटे क्या, कि पहले मैं चलो इंटेंसिटी की बात करता हूँ, फिर उसके ऊपर आता हूँ मैं। तो अगर मैं इंटेंसिटी का यूनिट लिखना चाहूँ तो ध्यान से सुन, यूनिट क्या बनेगा, एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल। ठीक, एरिया का होता है बेटे पर मीटर स्क्वायर, और टाइम का कितना होता है बेटे, पर सेकेंड। ध्यान से सुन, ये जो जूल पर सेकेंड होता है ना, ये बेसिकली यूनिट होता है पावर का भी, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, वो पावर होता है। तो जूल पर सेकंड जो यूनिट होता है पावर का, तो पावर को अपन क्या लिखते हैं बेटे, वॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट बन जाएगा एनर्जी का, सॉरी इंटेंसिटी का है, क्या बन जाएगा भाई, यूनिट बन जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। ठीक है, तो होता क्या बेटे इंटेंसिटी का मतलब, जिस भी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, आप वहाँ पे स्फीयर ट्रेस कर दोगे, तो उस स्फीयर के एरिया के ऊपर कितना एनर्जी फॉल कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी भाई साहब क्या, तेरी इंटेंसिटी। क्या कहलाई जाएगी, इंटेंसिटी। ठीक है, इमेजिन कर अगर मैं बोल रहा हूं कि जो मेरी इंटेंसिटी है ना वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है बेटे कि इसका मतलब ये, अगर मेरी इंटेंसिटी बेटे ये है, तो उसको मैं इस तरह से पढ़ूंगा कि क्या, कि मेरे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड के अंदर जो एनर्जी फॉल कर रही है वो 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है। कितनी एनर्जी फॉल कर रही है बेटे, 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है। आपको मालूम है ये जो सोर्स है ना बेसिकली वेव है, और वेव क्या भाई साहब, एक एनर्जी तो है। तो इस
एरिया के ऊपर 1 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी फॉल करेगा वो इसकी इंटेंसिटी कहलाई जाएगी। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। इमेजिन कर कि अगर मैं इस वाले स्फीयर की इंटेंसिटी लिखना चाहूँ तो कितनी लिखी जाएगी, मतलब इस वाले पॉइंट पर वो लिखी जाएगी बेटे क्या, एनर्जी फॉलिंग को मैं ई से लिख रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय में 1 सेकंड के अंदर देख रहा हूँ मैं, एरिया कितना बेटे इसका है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू में बेटे 1 सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको मैंने कितना मान लिया, I1 मान लिया। अब ध्यान से सुन कि अगर मैं दूरी ले लेता हूँ R2, कितनी दूरी लेता हूँ बेटे मैं, R2 दूरी ले लेता हूँ, R इसको कैपिटल R ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वाले पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ बेटे मैं, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे एक स्फीयर ट्रेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, एक स्फीयर वापस से ट्रेस कर दूंगा ऐसे, शायद ऊपर चला गया ज़्यादा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो ध्यान से सुन बेटे कि जितना एनर्जी, अच्छा एनर्जी जो फॉल करता है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब जितना एनर्जी ये एमिट कर रहा है उतना ही इसके ऊपर फॉल करेगा। सिमिलरली जितना इसके ऊपर फॉल करेगा उतना ही ये बड़े वाले स्फीयर के ऊपर फॉल करेगा। तो जो I2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटे किसके बराबर, एनर्जी फॉलिंग तो सेम है, डिवाइड बाय में एरिया कितना बन जाए बेटे बड़े वाले स्फीयर का, वो बन जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू में 1। ठीक है, ध्यान से सुन बेटे, एनर्जी तो सेम फॉल कर रही है। अब अगर मैं तेरे को बात करना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है जितना बड़ा रेडियस होगा स्फीयर का उतनी ही कम इंटेंसिटी होगी। क्यों, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्फीयर के। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब ये है कि जो I1 है ना वो ग्रेटर होगा किससे बेटे, I2 से। तो इमेजिन कर कि एक लाइट सोर्स है, वो क्या कर रहा है बेटे, अपने चारों तरफ लाइट एमिट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उससे जितना पास जाओगे तो उसके जो चमकने की पावर है वो बढ़ती रहेगी। चमकने की पावर क्या बेटे, वो बढ़ती रहेगी। आप बिल्कुल उसके पास चले जाओगे तो आपकी आंखों में इतना ज़्यादा एनर्जी वो पड़ेगी, इंटेंसिटी होगी, चमक होगी बेटे बेसिकली ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप पीछे जाते रहोगे तो वो जो चमक है ना उस बल्ब की बेटे वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसका मतलब क्या है, बेसिकली उसका मतलब बेटे यहाँ पे चमकने से है। ठीक है, और आपको मैंने 11th में पढ़ाया था कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी बेटे वो डिपेंड करती है, वो होती है बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर क्या है, ये जो एम्पलीट्यूड एमिट कर रहा है, आपको मालूम है ये लाइट सोर्स है। अगर ये लाइट सोर्स है तो ये वेव एमिट कर रहा है, उस वेव का जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा y इंटू एक्स कोमा में टी इक्वल टू ए इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में फाई। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है बेटे वो इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इस ये जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे k लिख देंगे बेटे, के ए स्क्वायर। क्या लिख देंगे वहाँ पे, के ए स्क्वायर। के क्या है, एक कॉन्स्टेंट है एक तरह से। ए क्या बेटे यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, क्या बेटे वो ए एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। ठीक है, किसका एम्पलीट्यूड है बेटे, इस वाले सोर्स का एम्पलीट्यूड है। ठीक, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इंटेंसिटी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है क्या कि मेरे 1 मीटर स्क्वायर मैंने कोई एरिया मान लिया, वहाँ पर 1 सेकंड के अंदर 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है, वेव जो मतलब 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है उस लाइट सोर्स की। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और डिफरेंट मॉडिफाई करूं तो ध्यान से सुन बेटे, जो इंटेंसिटी होगी ना एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं बेटे पावर ऑफ द सोर्स। क्या है, पावर ऑफ द सोर्स ही बोल सकते हैं बेटे इसको। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या बनेगी बेटे, वो बनेगी P ओवर में A। क्या बनेगी, P ओवर में A बन जाएगी। एक अनदर फॉर्मूला जो इंटेंसिटी का होता है वो कितना होता है बेटे, P बाई A। बेसिकली अगर इस सोर्स का जो पावर है वो क्या बेटे P है, तो जो इंटेंसिटी होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होगी बेटे, P अपॉन में A। P जो भी उसका एमिट कर रहा है, मतलब पावर 1 सेकंड, पावर का मतलब क्या है कि वो जो लाइट सोर्स है 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी फेंक रहा है। लाइट सोर्स है, बल्ब सोर्स है, तो वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फेंक रहा है। अरे जितनी फेंक रहा है उतनी तो पड़ रही है उसके ऊपर। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इंटेंसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है पावर की फॉर्म में बेटे वो ये वाला भी होता है। ओके, होप आपको कि इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटे। क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको रब कर रहा हूँ, होप आपने इस चीज़ को उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। देखते बेटे आगे क्या होने वाला है इसके साथ। मेरे महबूब कया मत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ओके जी, बहुत बढ़िया। आगे देखते बेटे कि क्या करते हैं इसके साथ अब हम। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कितना था हमारे पास, 2 पाई बाय लैम्डा था, ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब ये भी मैंने आपको समझाया बेटे कि जो इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो किसके बराबर होती है, वो होती है बेटे किसके बराबर, I बराबर
के इंटू एम्पलीट्यूड का स्केयर। के क्या एक कांस्टेंट है। अब इमेजिन कर बेटे, इमेजिन कर क्या कि ये दो सोर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे वेव एमिट कर रहे हैं और उसका जो उस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, अगर लाइट सोर्स है तो हमें दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर साउंड सोर्स है तो हमें सुनाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो लाइट सोर्स का जो इंटेंसिटी होगा, जो इंटेंसिटी हो बेटे, वो उस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा, उस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। सिमिलरली अगर साउंड सोर्स होगा तो हमें सुनाई देगा और अगर लाइट सोर्स होगा तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो उन दोनों का जो इंटेंसिटी होगा इस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। देख बेटे कि जो इसका एम्पलीट्यूड आया था, मतलब इस वाले पॉइंट पर इन दोनों सोर्स का जो एम्पलीट्यूड आया था वो ये वाला था, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी बेटे, वो होगी के इंटू ए स्क्वायर के बराबर, के इंटू ए स्क्वायर के बराबर। तो जो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ बेटे इस एम्पलीट्यूड का। तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैंने कितना लिखा बेटे, A1 स्क्वायर प्लस, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर ये सोर्स है बेटे, ये क्या कर रहा है, वेव एमिट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो पैदा की गई इंटेंसिटी होगी उसको मैं लिखता हूँ I1, और जो I1 होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा के इंटू A1 स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली ये जो सोर्स है बेटे, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो वेव सोर्स है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो A2, तो ये जो इंटेंसिटी पैदा करेगा वो करेगा I2, वो कितनी होगी भाई, वो होगी A2 के इंटू में A2 स्क्वायर, के इंटू में A2 स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमें इंटेंसिटी मिली उसको हमने किससे लिख दिया बेटे, आई से लिख दिया, किससे लिख दिया, फिर आई नेट मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई नेट जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, इस वाले पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड आएगा, यानी कि के, मतलब के तो कांस्टेंट है, इस वाले पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड आया उसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि के इंटू स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे, इस वाले पॉइंट पे मुझे क्या लिखना है, इंटेंसिटी लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई के से कर देता हूँ। तो आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई खाली के से करते रहो। आपने यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया बेटे, के से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ध्यान से सुन, के ए स्क्वायर क्या है, वो है आई नेट है इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ क्या आएगा बेटे, आई नेट आ जाएगा, कितना आएगा, आई नेट इक्वल टू के A1 स्क्वायर, किसका इंटेंसिटी है बेटे, इस वाले लाइट सोर्स का, मतलब इस वाले लाइट सोर्स का, वो है I1 प्लस के A2 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर किसका इंटेंसिटी है बेटे, वो है I2 का, बहुत बढ़िया, शाबाश, प्लस के इंटू 2 इंटू A1 को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो A1 को लिखो बेटे कितना, A1 बराबर I1 डिवाइड बाय में के उसका अंडर रूट, ठीक है। सिमिलरली जो मैं A2 लिखूंगा वो लिखूंगा कितना बेटे, अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइड बाय में के, ठीक है। तो लिख दे भाई साहब, 2 इंटू A1 का वैल्यू कितना है, वो है अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइड बाय में के, A2 का वैल्यू कितना बेटे, अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइड बाय में के, ठीक है। I2 डिवाइड बाय में के इंटू में कोस ऑफ फाई तेरा चल ही रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो जो आई नेट आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 के, देखो अंडर रूट के वो नीचे कितना बन जाएगा बेटे, बेसिकली के ही बन जाएगा, कितना बन जाएगा, के ही बन जाएगा। ये के को मार देगा, अंदर बचा तेरे पास क्या, I1 I2 इंटू कोस ऑफ फाई, ठीक है। जो आई नेट आएगा, इंटेंसिटी आएगी, यानी कि एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर एरिया पे 1 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी फॉल कर रहा है, उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कोस ऑफ फाई, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट क्या बेटे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान से सुन, जो तेरी आई नेट है ना इस वाले पॉइंट पर, अगर लाइट सोर्स है तेरे को दिखाई देगा, अगर साउंड सोर्स है तेरे को सुनाई देगा, उसका जो फॉर्मूला आएगा उसका इंटेंसिटी का वो ये वाला आएगा। वो डिपेंड करता है बेटे फाई के ऊपर। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, मतलब इस वाली वेव के बीच में और इस वाली वेव के बीच में, ठीक है। फाई क्या बेटे, फेज डिफरेंस है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया यहाँ तक, होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए बेटा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में समझा चुका हूँ अच्छे से। अब ध्यान से सुन बेटे, क्या जो इंटेंसिटी नेट इफेक्टिव है ना इन दोनों लाइट सोर्स के इस वाले पॉइंट पर, उसका जो फॉर्मूला वो ये वाला है, और वो डिपेंड करता है फाई के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे, फाई के ऊपर। मैं इस वाले फॉर्मूले को ना यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपने को कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ, अपने पास 3 फॉर्मूले हो चुके हैं अब अभी तक। कौन कौन से हैं, जो आई नेट आ रहा है, आई नेट बेटे आ रहा है, आई नेट जो आ रहा है वो आ रहा है कितना,
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन, इस वाले पॉइंट पर जो दोनों लाइट सोर्स मैंने मान रखे हैं, इनका जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा ना, इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा बेटे, वो कब होगा? अब इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? वही आपको ये वाला फॉर्मूला देता है। वो आपके पास क्या बेटे, ये वाला फॉर्मूला है इंटेंसिटी का इस वाले पॉइंट पर। अब ये चीज़ मैक्सिमम कब हो सकती है? कब हो सकती है बेटे? कि अगर इनका इंटेंसिटी I1 और I2 मैं फिक्स कर दूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाइट की जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो कब होगी? जब ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी। वो मैक्सिमम कब होगी? जब तेरे पास ये जो कोस फाई है ना, वो मैक्सिमम होगा। आपको मालूम है कि जो कोस फाई है ना, कोस फाई है बेटे, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, कोस फाई का जो क्या है बेटे, मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। क्योंकि कोस जो है होता है ना बेटे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कोस फाई 1 कब हो सकता है? वो हो सकता है बेटे कब? 0 डिग्री पे, 2 पाई पे हो सकता है, 4 पाई पे भी हो सकता है। 3 पाई पे नहीं होगा, 3 पाई पे तो -1 होगा, 6 पाई पे होगा, यानी कि जब 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। और अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ तो बेटे वो 2n पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2n पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2n पाई। n का n कितना बेटे? यहाँ पे n की वैल्यू है यहाँ पर कितनी? 0 1 2 3 इस तरह से है। आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। मतलब कोस फाई 1 कब होगा? जब फाई की वैल्यू किसके बराबर हो बेटे? 0 के बराबर, 2 पाई के, 4 पाई, 6 पाई या फिर 2n पाई। n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो तेरे पास ये टर्म आएगी। 1 पुट करेगा तो 2 पाई, 2 पुट करेगा तो 4 पाई, 3 पुट करेगा तो 6 पाई। तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना लिया कि अगर फाई का वैल्यू कितना बेटे? 2n पाई है, तो उस टाइम ये जो इंटेंसिटी होगी ना, इंटेंसिटी होगी बेटे, वो मैक्सिमम होगी इस वाले पॉइंट पे। अब अगर मान ले जो फाई तेरा 2n पाई है, तो जो पाथ डिफरेंस होने वाला है, पाथ डिफरेंस होने वाला है, वो कितना होने वाला है बेटे? पाथ डिफरेंस चेक करते हैं। पाथ डिफरेंस जो बनेगा, पाथ डिफरेंस बनेगा बेटे, वो कितना बनने वाला है? तो फाई की वैल्यू कितनी लिया बेटे? मैंने जनरल ले लिया 2n पाई। कितना ले लिया? 2n पाई बराबर 2 पाई बाय में लैम्डा, 2 पाई बाय में लैम्डा इंटू में बेटे पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो यहाँ पे जो तेरा पाथ डिफरेंस आया वो किसके बराबर आया? वो है n लैम्डा के बराबर। n की वैल्यू कितनी है भाई तेरे पास? 0 1 2 3। 0 पुट करेगा तो पाथ डिफरेंस कितना है बेटे? 0। 1 पुट करेगा तो लैम्डा, 2 पुट करेगा तो 2 लैम्डा, 3 पुट करेगा तो 3 लैम्डा, 4 पुट करेगा तो 4 लैम्डा, 5 पुट करेगा तो 5 लैम्डा। इस तरह से कितना बेटे? वो तेरे पास n लैम्डा आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले सोर्स, ये जो वेव एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ, और ये भी जो वेव एमिट कर रहा है, उन दोनों की वेवलेंथ का जो डिफरेंस अगर 0 आ जाए, लैम्डा आ जाए, 2 लैम्डा आ जाए, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा या फिर n लैम्डा आ जाए, तो इस वाले पॉइंट पर जो मुझे इंटेंसिटी मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है भाई साहब? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है। ठीक है, इमेजिन कर कि ये इस वाले पॉइंट को ना, इन दोनों पॉइंट को बेटे, ये दो सोर्स हैं, मैंने जो P पॉइंट लिया बिल्कुल सेंटर में ले लिया, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ले लिया इसके। ठीक है, तो जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। अगर ये 10 लैम्डा चलता है तो ये भी 10 लैम्डा चलेगा, तो उनका जो पाथ डिफरेंस होगा 10 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा तो कितना आएगा? 0। तो मुझे पक्का ना इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम दिखाई देगा अगर ये लाइट सोर्स है। और अगर ये साउंड सोर्स है तो इनके सेंटर पे बेटे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली अगर पाथ डिफरेंस तेरे पास लैम्डा है, लैम्डा मतलब कि अगर ये 10 लैम्डा चलता है और ये कितना चलता है भाई? 11 लैम्डा चलता है। कितना चलता है? 11 लैम्डा चलता है। ठीक, तो अगर ये 10 लैम्डा चल रहा है, ये 11 लैम्डा चल रहा है, तब भी तुझे क्या होगा बेटे? यहाँ पे तुझे मैक्सिमम दिखाई देगा। कब? अगर ये दोनों के दोनों क्या है? लाइट सोर्स है, और तुझे मैक्सिमम सुनाई देगा जब तेरे क्या भाई? ये साउंड सोर्स है। क्या है? तेरे साउंड सोर्स हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। इस चीज़ को बेटे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कर कि तेरे पास ये दो सोर्स है, ओके, एक ये सोर्स है, एक ये वाला सोर्स है। हमने क्या करा बेटे? यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया बेटे? हमने पॉइंट ले लिया। बेसिकली तेरे क्या लाइट सोर्स, इमेजिन कर, ऐसा मान कर चलिए लाइट सोर्स है, ये पॉइंट है तुम्हारे पास। ठीक, P पॉइंट है, ये S1 सोर्स है, ये क्या बेटे तेरे पास S2 सोर्स है। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी वेव एमिट कर रहा है, यहाँ पे ये भी वेव एमिट कर रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सपोज कर कि बेटे इसने जो वेव एमिट करी ना यहाँ पे इस तरह से एमिट करी है, तो ये चला सपोज कर 4 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। ठीक, बहुत बढ़िया। सिमिलरली
इमेजिन करिए कितना चलता देखते हैं। ये चलेगा बेटे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और ये चला बेटे 5 लैम्डा। कितना चला ये 5 लैम्डा। तो ध्यान से सुन बेटे कि ये चल रहा है कितना 4 लैम्डा चल रहा है और ये कितना चल रहा है भाई साहब, ये चल रहा है 5 लैम्डा। कितना चल रहा है 5 लैम्डा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इनका जो पाथ डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। तो कितना आंसर है आपके पास, वो खाली आया लैम्डा। तो जब वो लैम्डा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है बेटे, मैक्सिमम होने वाली है। क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। तो ध्यान से सुनिए बेटे, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो वेव की ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वेव का, उसको बोलते हैं क्रिस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलते हैं क्रिस्ट, इसको बोलते हैं बेटे ट्रफ। तो इस वाले पॉइंट पे पता क्या हो रहा है बेटे, इस टाइम बेटे इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि जो वेव का ट्रफ है ना, वेव का जो ट्रफ है, ऊपर वाली वेव का ट्रफ है और इस वाली वेव का जो ट्रफ है बेटे इस वाले पॉइंट पे, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बेटे, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो क्या बन जाएगा बेटे, अगर इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, इसका एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बनने वाला ना वो A1 प्लस में A2 बनने वाला है इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो जब वेव की, दो वेव की क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट फॉल करे, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करे, तो उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ना दो लाइट सोर्स की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये वाली चीज़ हो रही होगी कि क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट फॉल करेगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा, ट्रफ के ऊपर क्या करेगा बेटे, ट्रफ फॉल करेगा। तो उसको अपन पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटे, ठीक है। और ये चीज़ आपने पहले भी डिस्कस किया 11th क्लास के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इमेजिन कर बेटे क्या कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा है तो ये वाली टर्म बन जाएगी 1, ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी भाई 1। तो उस टाइम बेटे जो तेरा ए होने वाला है, मतलब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नेट होने वाला है वो कितना होने वाला है बेटे, ए एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है, वो होने वाला अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 इंटू में कोस फाई तो 0 बन गया, मतलब कोस फाई 0 मतलब वो 1 बन जाएगा। ऑब्वियसली बता, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो तेरे पास आंसर आया कितना बेटे, A1 प्लस A2 का होल स्क्वेयर, उसका अंडर रूट। तो तेरे पास आंसर आया बेटे कितना, जो A आएगा वो किसके बराबर आएगा, A1 प्लस A2 के बराबर आएगा, जो कि मैं तेरे को बता चुका हूँ कि वो A1 प्लस A2 आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। और अगर मान ले A1 बराबर A2 है किसके बेटे, A के, तो वहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड बनेगा, मतलब ये जो A नेट आएगा ना, A2 बराबर कुछ मान लो स्मॉल a के बराबर मान लो, तो जो A आएगा, A नेट आएगा वो कितना आएगा बेटे, वो आएगा 2A। कितना आएगा, 2A आएगा। जस्ट मैंने इमेजिन करा, ये बेसिकली A नेट है तेरा। मैं इसको अगर A नेट लिख देता हूँ ना, इसको मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये A नेट है तेरा, A नेट है भाई तेरे पास। ये क्या है तेरे पास, इसको मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, तो ये तेरे पास A नेट बन जाएगा कितना, तेरा A बन जाएगा ये। ठीक, कितना बन जाएगा ये, A बन जाएगा। बेसिकली ये तेरे A नेट का स्केयर आएगा। ओबे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट मैनिपुलेट ही किया मैंने जस्ट उस चीज़ को। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटे इसके साथ। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, देख कोस फाई की आप वैल्यू कुछ भी पुट करोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, ये 1 बनेगा। तो 1 बनेगा तो ये जो आई नेट बनेगा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा आई नेट बराबर किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, इसमें से ये वाली मिट जाएगी क्योंकि ये तो 1 बन चुकी है भाई। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो तेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, करके देख लेना इसको। सिमिलरली और क्या बोल देता आपको, वो बोल देता है कि अगर I1 बराबर I2 बराबर I है तो वहाँ से जो I नेट होने वाला है वो होने वाला बेटे कितना, अंडर रूट ऑफ I प्लस अंडर रूट ऑफ I का होल स्क्वायर। तो ये बना है 2 अंडर रूट ऑफ I का होल स्क्वायर, तो बना बेटे ये 4I। तो कितना आंसर आता है आपके पास, जो I नेट आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा 4I। कितना आएगा, वो 4I आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से क्या हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है।